बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का रिवीजन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फॉलोज द ऑक्टेट रूल फॉर ऑल ऑफ इट्स एटम। अब देखो, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने पहले से कुछ लिख रखा है ताकि टाइम सेव हो पाए, ताकि मेरे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो, BF3 में बोरोन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। TF6 में टेलुरियम के पास जो है 12 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता कर रहा हूं, तो 6 फ्लोरीन 6 बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। XCF6 में 6 तो फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड है और 6 फ्लोरीन के साथ जेनॉन जो है वो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 × 2 तो यहीं से आ गया। और उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 बचा हुआ है, मतलब इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसने पूछा किसमें सारे एटम्स को ऑक्टेट फुलफिल्ड है। ठीक है, फ्लोरीन का सब में फुलफिल्ड था। अब C2O4 का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा, देखो हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 बॉन्ड है, और जितने भी फ्लोरीन है सबके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन से उसने एक बॉन्ड बनाया, मतलब उसको 8 मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। सो फर्स्ट का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल इज। अब देखो, हाइपर वैलेंट उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो इन बॉन्डेड स्टेट। अब SF6 में मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। इसके पास कितने, एक फ्लोरीन से एक बॉन्ड, 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब SF6 जो है वो एक हाइपर वैलेंट है। BCl3 में बोरोन 3 क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, केवल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये हाइपर वैलेंट नहीं है। PCl5 का फिर से मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे फिर से 5 क्लोरीन से 5 बॉन्ड बनेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब ये भी एक करेक्ट आंसर है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। तो यहाँ पे आंसर बोथ बी एंड सी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था बोथ ए एंड सी होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपके पेपर में ये गलती से बी हो तो उसको ए कर लीजिएगा। सो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जिस भी एटम के लिए आप निकालें, यहाँ पे मेरे से पूछा गया नाइट्रोजन, मतलब इसके लिए पूछा गया। अब देखो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। उसके बाद पूछा नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाया, तो उसने 4 बॉन्ड बनाया। 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 4 हो गया। और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कितनी बार इलेक्ट्रॉन बचा हुआ दिखाया था। नाइट्रोजन के पास देखो सारे के सारे कोई इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया गया यूज, कोई भी उस पर डॉटेड डॉट नहीं है, मतलब कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, मतलब 0। मतलब उसका कितना होगा फॉर्मल चार्ज, +1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो थर्ड का आंसर क्या होगा, बी। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। उसमें सारे काउंट करो, सिंगल डबल सिग्मा पाई सब काउंट करो, और कितने उसके स्ट्रक्चर के पास है। जैसे कोई मेरे से इस ऑक्सीजन का पूछता तो मैं क्या लिखता, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है और 4 उसके पास डॉट है, मतलब 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है उसके पास जो होगा 0 फॉर्मल चार्ज होगा। कोई इस ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो इस पे क्या होता, 6 माइनस 1 बॉन्ड है और 6 नॉन बॉन्डेड, मतलब -1 होता। खैर नाइट्रोजन के लिए पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज हैव 1 और मोर एटम्स दैट वायलेट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को वायलेट करने का मतलब है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो ज्यादा या उससे फिर कम होना पड़ेगा। अब देखो मैंने सबका स्ट्रक्चर पहले से लिख दिया ताकि कैलकुलेट करने में इजी हो। तो ये रहा नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसमें नाइट्रोजन के पास देखो कितना है, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, मतलब कितना हो गया, 7। मतलब ये वायलेट कर रहा है। SF2 में सारे फ्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड स्टेट में है और 1 बॉन्ड है, मतलब सबके पास 8 है और सल्फर के पास भी 8 है, मतलब इसमें सब कुछ फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को। PF4 में फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड बनाया, 4 से 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के पास भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कभी भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता है। तो पूछा है किसमें 1 और मोर एटम दैट वायलेट द ऑक्टेट रूल, तो कौन बना, NO, इसलिए आंसर क्या बनेगा, AP ओनली। इसका आंसर हो गया ए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आपसे बन पाएगा।
नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन आयोनिक कंपाउंड एक्सेप्ट, मतलब कौन सा ऐसा पेयर है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड नहीं है। अब देखो उसके पहले क्या पॉइंट आना चाहिए कि जब भी मेटल और नॉन मेटल बनता है, मिलता है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाता है, हमें कोवलेंट बना के देता है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ये कोवलेंट होगा। यहाँ पे सोडियम है और नाइट्रोजन है तो Na2 क्या देगा, हमें Na प्लस देगा और Na2 माइनस देगा, तो ये तो दोनों आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। बाकी NO2 माइनस बनने में कोवलेंट बन जाएगा, लेकिन ये कंपाउंड आयोनिक होगा। और KNO3 में K प्लस और NO3 माइनस ये भी आयोनिक है, तो इसमें तो है दो दो आयोनिक है। यहाँ पे देखो CF4 कार्बन फ्लोरीन नॉन मेटल है तो ये कोवलेंट होगा, बट कैल्शियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये जो हो गया वो आयोनिक हो गया, मतलब बी आंसर भी नहीं है। इसमें देखो NaCl आयोनिक है, मतलब ये भी आंसर नहीं। हमने से पूछा गया किसमें नहीं है, तो देखो H2S हाइड्रोजन सल्फर बोथ आर नॉन मेटल, तो ये कोवलेंट है। सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल कोवलेंट है, सल्फर फ्लोरीन नॉन मेटल कोवलेंट है, मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, डी। सो इसका आंसर हो गया डी, 5 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन आयोनिक बॉन्ड A प्लस B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म। अब इसमें डाटा जो दिया गया है वो आयोनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए दिया गया है। अब देखो बॉन्ड बनने का इसेंशियल कंडीशन होता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी कंजम्पशन होगा उसमें एनर्जी कंजम्पशन लो होना चाहिए, और जिसमें एनर्जी रिलीज होगा उसमें रिलीज अमाउंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जब A प्लस बनेगा तो A से A प्लस बनेगा, तो इसमें जो एनर्जी लगेगा वो होगा आयोनेशन एनर्जी, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इसका वैल्यू लो होना चाहिए। और जब बी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 2, 18 एंड नाइट्रोजन, और इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। मतलब लो वैल्यू ऑफ आयोनेशन एनर्जी एंड हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो आयनिक बॉन्ड के लिए मोस्ट फेवरेबल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, आयोनेशन एनर्जी लो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, बी और डी में लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। सो ऑप्शन बी। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 0। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, कैसे पहचानेंगे, उसका सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम क्या हो, बॉन्डेड एटम जो हो वो सेम हो, बॉन्डेड एटम सेम हो, ठीक है और सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर हो, उन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होता है जनरली उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, एक दो केसेस को छोड़ के। फिलहाल यहाँ पे देखो बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग अलग है तो डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है मतलब डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है लेकिन एक लोन पेयर है इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, मतलब CO2 इसका आंसर होगा। फिर से मेरी पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्डेड एटम सेम होना चाहिए और सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर होना चाहिए, उस केस में आपका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। सो 7 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब मैंने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है, और कार्बोनेट में CO3 माइनस है, इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 1.33 आता है। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, इसने मेरे से इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे आगे आना कौन चाहिए, CO3 माइनस, देखो कहाँ पे है, ये रहा। फिर कौन आएगा CO2 बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और सबसे पीछे कौन जाएगा CO। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ए। सो 8 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्पीसीज आर लीनियर। अब देखो यहाँ पे दो लिखा हुआ है NO2 प्लस, NO2 प्लस के पास बॉन्ड पेयर होता है 2 और लोन पेयर होता है 0, जो कि हमें हाइब्रिडाइजेशन sp देता है, और sp शेप जो होता है वो लीनियर शेप होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है I3 माइनस, I3 माइनस के केस में हमें बॉन्ड पेयर मिलेगा 2
और लोन पेयर मिलता है 3, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d और शेप आता है लीनियर, तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर लीनियर ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ पी एंड क्यू। सो 9 का आंसर क्या हो गया, सी। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0 निकालने के लिए आप नोट्स को फॉलो करो, उसमें मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, फिर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर लोन पेयर निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला आप यूज करो, उससे काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब देखो 90 डिग्री का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो मिलता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में मिलता है, बिकॉज उसमें सारे बॉन्ड एंगल ही 90 होते हैं। किसी भी पोजिशन रेस्पेक्ट में एक ही पोजीशन होता है जो 180 पे होता है। तो देखो sp3 XeF4, क्या मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, लेकिन इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर में Xe के साथ 4 फ्लोरीन होंगे जो 90 डिग्री पे है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, बाकी 2 पोजीशन पे कौन है, लोन पेयर है। SF6 sp3d2 है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब इसी में जैसे XeF4 है जहां 2 लोन पेयर है वहां पे 2 फ्लोरीन आ जाएगा, तो इसमें 2 बॉन्ड्स और इंक्रीज हो गए जो 90 पे है, ठीक है। इसी में सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद है XeF5-। अब देखो XeF5- में 5 ही बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर 5 है, ठीक है, और लोन पेयर 2 है, मतलब ये चला गया आपके पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में, और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो 72 डिग्री होता है। नेक्स्ट है IF7 में भी sp3d3 है, मतलब इसमें भी बॉन्ड एंगल 72 डिग्री वाले ज्यादा होंगे। इसमें भी 90 मिलता है बट 72 डिग्री वाले ज्यादा होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, उसी में सबसे ज्यादा मिलता है। जब आपके पास 6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 मिले, उस केस में ही आपको मैक्सिमम आपको 90 डिग्री बॉन्ड एंगल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग आयोडाइड्स, द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इज pi3। अब देखो इन तीनों को कंपेयर करो कि क्या चेंज हो रहा है, तो सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, और रूल होता है कि जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। उसका लॉजिक क्या है कि सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उनके पास होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, उनके पास होगा। इसमें थोड़ा सा दूर रहेगा और इसमें थोड़ा और दूर रहेगा। तो जितना ज्यादा सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उतना शिफ्ट हो गया उसकी तरफ, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज pi3, मतलब आंसर क्या हो गया, बी। अब देखो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो आपका टेंडेंसी कम हो गया कि आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचो, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपसे दूर चला गया। तो जितना ज्यादा उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 12, द ज्योमेट्री ऑफ H2S। अब H2S के केस में जो बॉन्ड पेयर है वो 2 है, लोन पेयर जो है वो 2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा sp3 बनेगा, शेप जो बनेगा वो एंगुलर बनेगा, ठीक है। और बिकॉज इसके पास लोन पेयर है तो इनके पास डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, तो शेप क्या हो गया, एंगुलर एंड नॉन जीरो, से करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैपिंग देखना है तो आपको देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ है या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज हुआ है। जैसे Cl2 है तो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, और जिस भी एटम के पास केवल एक बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल ही यूज करता है, वो कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3p5, मतलब ये अपने p ऑर्बिटल को यूज करेगा, मतलब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो pp होगा। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1s1 होता है, क्लोरीन के पास 3p5 होता है, मतलब यहाँ पे sp ओवरलैपिंग होगा। वाटर की बात करें तो यहाँ पे वाटर में एक ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन को यूज करता है,
और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंट्रल एटम का होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो ऑक्सीजन के लिए sp3 होगा और हाइड्रोजन के लिए s होगा। सिमिलरली NH3 में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ पे भी जो हमें ओवरलैपिंग मिलेगा वो sp3 और s मिलेगा। मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, उसी के हिसाब से आपको ओवरलैपिंग चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना है, जब सेंट्रल एटम के पास एक ही सिग्मा बॉन्ड हो, उस केस में नहीं निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो पॉइंट क्या है कि जब हम sp से sp2 जाते हैं और sp3 जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो sp में 50% है, sp2 में 33.3% है और यहाँ पे 25% है। तो इस डायरेक्शन में परसेंटेजेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाइयर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोअर द साइज। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाता है, ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये बाउंड्री भी अंदर की तरफ आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए, sp, और सबसे बड़ा होना चाहिए sp3। तो ये ऑर्डर देख लो कौन सा ऑप्शन बना, बी। तो 14 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मतलब आपको स्टेरिक नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के पता चल जाता है, जैसे NH3 में कोऑर्डिनेशन में कितना है 3, लोन पेयर के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो NH3 में आ गया 3+1, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3। XeO2F2 में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या आया, sp3d। SeF4 में 4 बॉन्ड पेयर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या आया, sp3d। जितने आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर का सम होगा, उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3+1 4, तो एक एस और 3p 4 हो गया। 4+1 5, एक एस 3p और एक डी 5 हो गया। 4+1 एक एस 3p और एक डी 5 हो गया। NO2 प्लस, तो NO2 प्लस में 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो 2 + 0 क्या आ जाएगा, sp। तो ये आंसर बनना चाहिए sp3, sp3d, sp3d और sp। तो ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी। आपके पेपर में शायद यहाँ पे NO2 लिखा होगा, उसको आप NO2 प्लस ही होगा, बिकॉज NO2 अगर होता तो आंसर इसका sp2 होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। गलत पहचानना है। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। बिल्कुल सही बात है, जितना ऑर्बिटल हम मिलाते हैं उतना ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। तो ये तो करेक्ट बात है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। मोर स्टेबल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेस स्टेबल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एवरेज एनर्जी तो उसको एटॉमिक पे रखना है ना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है तो यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग बनता है और एक क्या बनता है, बॉन्डिंग बनता है। तो इस लाइन से ये जितना नीचे जाएगा इतना ही इसको ऊपर कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है, ये जितना नीचे, ये बॉन्डिंग है और ये कौन है, एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही, बॉन्डिंग जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही उसका एनर्जी कम होगा। इसके उल्टा यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए लेस स्टेबल लिखा है। तो ये लाइन भी सही है। In a stable molecule, number of electrons in bonding molecular orbital is always equal to that in anti-bonding molecular orbital। नहीं, ये गलत है। क्यों, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 0 हो गया, फिर तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका आंसर सी होगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट साइन इन अकॉर्डेंस विद पॉली एक्सक्लूजन। ये लाइन बिल्कुल सही है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे क्वांटम नंबर एप्लीकेबल होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी क्वांटम नंबर्स एप्लीकेबल होते हैं, और उनके ऊपर भी एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे ही अहबॉ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया, सी।
17, the bond order in NO is 2.5 while that in NO plus is 3. Which of the following is true? बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा गया है। अभी एक पहले क्वेश्चन में हमने देखा था बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मुझे लिख के दिया हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो NO प्लस का ज्यादा है। NO प्लस का NO से ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, NO का ज्यादा हो जाएगा NO प्लस से। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन NO। अच्छा यहाँ पे NO प्लस छूटा हुआ है, एक प्लस चाहिए यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ इज NO इज ग्रेटर देन इन NO। अब देखो ये इसमें एक प्लस चाहिए हमें, एक प्लस छूट गया इसमें। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन को मैं प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको NO प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो आंसर बी बना देता हूँ मैं, तो आंसर बी होगा। ये प्रिंटिंग एरर है, कुछ हुआ होगा प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। 18, ऑक्सीजन गैस इज पैरामैग्नेटिक, दिस ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये डिटरमाइन कौन करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक लिमिटेशन था कि उसके हिसाब से O2 जो था वो डायमैग्नेटिक था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें O2 का, तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है जो कि क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, सी। किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर मैग्नेटिक बिहेवियर कोई पूछेगा तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होगा, वो किससे एक्सप्लेन होगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। 19, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग मेंशन्ड लिंकेज। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस पे और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बड़ा एटम वीक बनाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर सबसे पहले आएगा, कहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो R सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इतना कॉमन है। अब ये कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इससे ज्यादा होगा। अब बात करें इन दोनों में, तो एक ऑक्सीजन है एक सल्फर है, यहाँ पे दो सल्फर है, मतलब Q सबसे वीकेस्ट होगा। तो Q सबसे वीक होना चाहिए, R सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरे नंबर पे S आना चाहिए। तो आंसर क्या बनता है, बी। आप H के साथ बॉन्डेड एटम्स देखो कौन है, उसमें जब फ्लोरीन आएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। और यही तीन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज प्योर सब्सटेंस हैज द हायर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे NH3 बनाएगा। अगर यहाँ पे किसी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो हम फिर मास के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होता है। बट जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, किसी भी एक मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O3 इज दिस। तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑक्टेट अराउंड सेंट्रल एटम O कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में 4 ही ऑर्बिटल होता है, S के अंदर 1 और P के अंदर 3, और 4 ऑर्बिटल में आप 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो। इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब आंसर ए बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। 22, SF4 इन इज टेट्राहेड्रल इन शेप। अब देखो SF4 के पास 4 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, मतलब ये शेप जो बनाएगा वो सीसॉ बनाएगा। तो पहला तो गलत हो गया। S इन SF4 इज sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में sp3 दिया था, मतलब दोनों ही गलत हैं, मतलब आंसर क्या बनेगा, बी। 23, बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू इंक्लूडिंग 0। बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू बट निगेटिव नहीं हो सकता। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है बट निगेटिव, इसमें लिखा है कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा
या जीरो होगा या फ्रैक्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता। तो पहला गलत है। स्टेटमेंट 2, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही, ये डी आंसर। तो 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर इसमें निगेटिव को कंसीडर नहीं करेगा तो ही आंसर ए बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, विच सब्सटेंस हैज बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। अब देखो इसमें आपको ना मॉलिक्यूल को तोड़ के देखना पड़ेगा कि NH4Br कैसे टूटेगा। तो ये NH4 प्लस एंड Br माइनस में, तो इनके बीच में आयनिक हो गया, और NH4 प्लस बनाने में क्या बना होगा? तो कोवेलेंट बना होगा। Ki के केस में K प्लस है, I माइनस है, इसमें केवल आयनिक ही है। CH2Cl2 कंप्लीटली कोवेलेंट है, SiF4 कंप्लीटली कोवेलेंट है। तो पूछा था कौन दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर क्या बनेगा? ए। ये सब स्ट्रक्चर बेस्ड है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 25, सिलेक्ट द बेस्ट VACPR रिप्रेजेंटेशन ऑफ XCF4। अब देखो XCF4 का बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, मतलब यहाँ पे जो शेप बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में जो दोनों ही लोन पेयर है वो आपस में कहाँ पे है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन लगाएगा उतना ही ये लोन पेयर भी इन बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन लगाएगा, मतलब रिपल्सन रिपल्सन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल जो होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से डेविएट नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, ए आंसर नहीं होगा। 26, विच स्पीशीज हैज द सेम शेप एज NO3 माइनस। अब देखो NO3 माइनस जो होता है उसके पास 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मतलब ये शेप बनाएगा वो बनाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर दो मॉलिक्यूल का शेप सेम रखना है तो उनका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम होना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे मैच करता है? वो SO3 के साथ मैच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके पास भी 3 है लेकिन लोन पेयर अलग है। तो अगर आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम सेम है लेकिन लोन पेयर्स का नंबर डिफर हो रहा है तो आपका शेप डिफरेंट हो जाएगा, ज्योमेट्री सेम रहेगा। ठीक है, और इनका तो सम ही डिफरेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए। 27, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब देखो ये तो रेडीमेड क्वेश्चन है, पहले मैं बोलता हूँ कि इसमें हमें याद रखना है कि CH3Cl का CH3F से ज्यादा होता है। CH3Cl का CF से ज्यादा, बाकी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कर सकते हो। होना चाहिए था CH3F ग्रेटर देन CH3Cl CH3Br, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आंसर होगा ये। देखो CH3Cl CH3F से ज्यादा हो जाता है। NCERT में रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। सो करेक्ट आंसर इज बी। 28, द स्ट्रक्चर ऑफ IF5 कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कि इसमें IF5 का बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? तो IF5 के केस में बॉन्ड पेयर हो गया 5 और लोन पेयर हो गया 2, सॉरी लोन पेयर हो गया 1, बिकॉज उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल शेप जो है यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, बिकॉज इसका हाइब्रिडेशन बनेगा क्या? sp3d2। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल शेप होना चाहिए था, जो कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है। 72 डिग्री ये सब एंगल नहीं होता, कैसे पहचाना है? यही है, बिकॉज इसमें 90 डिग्री है। 29, विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और नाइट्रोजन बनाता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, बाकी किसी में कार्बन और सेलियम सल्फर ये सब नहीं बनाते। तो आंसर क्या बनेगा? सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 33, मोनोसल्फर fluorides are known SF2 SF4 and SF6 out of these which are polar species। अब देखो पोलर वही होगा जिसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बोला था जब आपका बॉन्डेड एटम क्या हो? सेम हो। बॉन्डेड एटम सेम होना चाहिए एंड 0 लोन पेयर होना चाहिए। तो SF2 में 2 लोन पेयर है, SF4 में 1 लोन पेयर, SF6 में कोई लोन पेयर नहीं। तो बॉन्डेड एटम तो सब में सेम है, बट लोन पेयर किस में नहीं है? SF6 में नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पूछा है पोलर स्पेसिस, तो SF6 में तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो SF6 तो नॉन पोलर हो गया।
बाकी यहाँ पे जो SF2 है और SF4 ये पोलर हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा? सी। 31. When NAF, MgO, KCl and CS are listed in the order of increasing lattice energy, which is the correct order? अब देखो यहाँ पे दो चीजों पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है, चार्ज पे और साइज पे। चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ज्यादा चार्ज वालों का ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। अब देखो इसमें Na प्लस और F माइनस है, Mg2 प्लस है, O2 माइनस है, K प्लस और Cl माइनस है, और Ca2 प्लस एंड H2 माइनस है। तो +2 वाले को पहले रख लो, ठीक है। अब +2 वाले दो है, मैग्नीशियम और कैल्शियम में मैग्नीशियम का साइज छोटा है, और ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो MgO तो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? CaS आएगा, ठीक है। अब बचा NaF और KCl, तो सोडियम का साइज पोटेशियम से छोटा है, F का साइज क्लोरीन से छोटा है, मतलब NaF आगे आ जाएगा, और लास्ट में कौन आएगा? KCl। इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी। 32. According to Fajans rule, necessary condition to form covalent bond. अब देखो फजान्स रूल जो है ये कोवलेंट कैरेक्टर इंडिकेट करता है, कहां पे? आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। ये कोवलेंट कैरेक्टर इंडिकेट करता है आयनिक बॉन्ड में। अब उसके लिए क्या रूल है कि पोलराइजेशन होना पड़ेगा, और पोलराइजेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और साइज पे। चार्ज कटायन हो या अनायन हो, किसी का भी हो, ज्यादा होना चाहिए तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन ज्यादा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और बोल सकते हैं आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखो कटायन का साइज छोटा होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए, और अनायन का साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए। पूछा है नेसेसरी कंडीशन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, कोवलेंट कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो इसने का मात है कि हमें पोलराइजेशन क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमें कटायन का साइज क्या चाहिए? छोटा चाहिए, और आयन का साइज क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो स्मॉल कटायन एंड लार्ज एनायन चाहिए, स्मॉल कटायन एंड लार्ज एनायन। आंसर ए, इस केस में आपको सफिशिएंट या सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर मिलेगा आपको आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। 33. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में वो सॉल्युबल होता है जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और LiCl से अगर मैं सीजियम क्लोराइड की तरफ जाऊंगा तो आयनिक कैरेक्टर कुछ ऐसे बढ़ता है। रीजन है कटायन का साइज बढ़ रहा है, कटायन का साइज बढ़ने से, कटायन साइज बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने से पोलराइजेशन घट जाएगा, और पोलराइजेशन घटेगा मतलब आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ेगा, तो यहाँ तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसने करेक्ट पूछा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता, मतलब ये भी गलत हो गया। LiCl मोस्ट कोवलेंट होगा इन कंपाउंड्स में, और जो कोवलेंट होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ लिखा हुआ आयनिक कैरेक्टर, ये सही लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ लैटिस एनर्जी, नहीं, लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है साइज पे। तो Li से अगर मैं सीजियम की तरफ जाऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब लैटिस एनर्जी घट जाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो आंसर क्या बना? सी। फिर से बोल रहा हूं, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज ऑफ कटायन बढ़ेगा, साइज ऑफ कटायन बढ़ने से पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इस तरह के लॉजिक्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34. इफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 डज नॉट ओबे हुंस रूल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन O2 गेट्स चेंज। ये O2 का जनरल ऑर्डर जो मैंने लिख दिया, इसके हिसाब से अभी ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और ये भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, बिकॉज इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 10 है और नॉन बॉन्डेड जो है वो 2, 4 और 6 है, तो 10-6/2 बॉन्डेड 2 आएगा। अब लिखा है अगर हुंस रूल फॉलो नहीं होगा, तो हुंस रूल का मतलब क्या है कि इक्वल एनर्जी वाले में 1/1 फिल नहीं करना पड़ता, फिर उस केस में यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0 लिखते। इससे फर्क ये पड़ता कि ये पैरामैग्नेटिक क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक हो जाता। क्यों? बिकॉज अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। इन दो में जो पैरेलल लिखा हुआ है इनका एनर्जी क्या है? इसका एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी जो π2py और π2p इनका एनर्जी सेम है,
और पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2pz का एनर्जी भी सेम है। तो इक्वल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन 1/1 फिल किया था, ये हुन्स रूल बोलता है। अगर हुन्स रूल नहीं होता तो फिर यहाँ पे 2 आएगा और क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होता है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो केवल आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। 35 SCN इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। SCN में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए लीनियर होगा। कार्बन एटम इन SCN इज sp हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही बात है। तो ऑप्शन क्या बन गया, ए। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड बनता है किसके थ्रू, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू, और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट लिखा है सिग्मा बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी तो भाई कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड तो दोनों है, इससे स्ट्रेंथ एक्सप्लेन नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि सिग्मा बॉन्ड क्या बॉन्ड्स है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहला है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, नहीं ये पॉइंट तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों लाइन सही है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही बात है। सिग्मा बॉन्ड सर कोवलेंट बॉन्ड, ये लाइन भी सही बात है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड तो पाई बॉन्ड भी है, इससे ये एक्सप्लेन थोड़ी होगा कि कोवलेंट कोवलेंट से स्ट्रॉन्ग होता नहीं। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, बी बनेगा। 36 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 37 कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3NH2 which of the given statement is false? its CH bond angle in CH4 is larger than the NH bond in NH3। अब देखो CH4NH3 वाटर, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3 sp3। इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर। जब लोन पेयर का नंबर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है, इसका मतलब है CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे, NH3 से, NH3 का ज्यादा होगा वाटर से। तो यहाँ लिखा हुआ है CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, सही बात है। मतलब इसने तो फॉल्स पूछा है, मैंने गलत वाला पहचानना है। इसने लिखा है CH एंगल in CH4 and NH bond angle in NH3 and HOH bond angle are all greater than 90 डिग्री, ये सही बात है। सबका एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा। CH4 में 109 होता है, NH3 में 107 होता है और इसमें 105 के अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, किसी किसी बुक में 104.5 भी लिखा होता है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल CH4, ये गलत बात लिखी है। वाटर का बॉन्ड एंगल जो होता है वो CH4 से कम होता है। एंड HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन H3, ये सही बात है। तो आंसर क्या बना, सी। D 38 which of the following diene molecule has only pi bonds according to molecular orbital theory? अब देखो यहाँ पे पहला है Be2, कैसे पता करते हैं कि किसके पास केवल सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड है। कॉन्फ़िगरेशन देखो, जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो जाए सेम वाले में, तो मान लेना वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब इन दोनों ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। फिर सिग्मा 2s2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s2 फिर से 2, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना। फिर देखो यहाँ पे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 कोई बॉन्ड नहीं, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कोई बॉन्ड नहीं। यहाँ पे बॉन्ड बना एक, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। अब यहाँ देखो यहाँ पे 4 है बॉन्डिंग में, 2 है एंटी बॉन्डिंग में, मतलब 2 बचा, मतलब यहाँ से भी एक बॉन्ड बनेगा और वो कौन सा बॉन्ड बना, पाई। N2 में यहाँ से कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ से कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ से बॉन्ड बना, और कौन सा बॉन्ड बना, तो 3 बॉन्ड बना। अब देखो इसमें सिग्मा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक उसमें सिग्मा बना, और पाई में कितना है 4, मतलब 2 पाई बना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे देखो इससे कोई बॉन्ड नहीं, इससे कोई बॉन्ड नहीं, बच गया कितना, 4, और चारों ही कहाँ पे है, पाई में है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, C2। सेम टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन सेम हो तो फिर वहां से बॉन्ड हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है डी। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। पहले भी बोला था, जब आपका बॉन्डेड एटम सेम हो, ठीक है, लोन पेयर ना हो और आपका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सो BF3। नेक्स्ट है बेरिलियम डाइफॉर्माइड, मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। BF2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो इन सबके पास बॉन्डेड एटम सेम है, लोन पेयर 0 है, मतलब इन सबके लिए म्यू क्या होगा, 0 होगा।
और यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, इसलिए भी म्यू क्या होगा, 0 होगा। अगले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया में लोन पेयर मिलता है, तो ये म्यू नॉन जीरो है, तो ये यहीं कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे HF है, यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो देख के बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट होगा नहीं होगा, बिकॉज HF में तो डाइपोल मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी म्यू नॉन जीरो है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड फिर से वही लॉजिक है, नॉन जीरो है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है डाई एटॉमिक के केस में जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, He2 का बॉन्डिंग 0 होता है, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 आएगा, और C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब देखो sp2 पूछा है, मतलब ऐसा कार्बन, हमें कार्बन के बारे में पूछा है ना, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, चाहे वो किसी भी एटम के साथ हो, sp2 ही होगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो यही आ गया, और एक यहाँ पे आ गया 7, इतने मेरे पास sp2 होंगे। बाकी जितने भी कार्बन है उनका कुछ अलग होगा, जैसे ये वाला sp होगा, ये वाला sp होगा, ये वाला sp3 होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता है, सिंगल बॉन्ड वाला sp3 होता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, पाई बॉन्ड, तो देखो 3 तो यहीं पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया इस रिंग के अंदर, 2 पाई यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, और 1 पाई यहाँ पे है, तो 3 2 और 1 कितना हो गया, 6। तो 7 आपके पास sp2 है, 6 पाई बॉन्ड, आंसर क्या बनेगा, डी। 42 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सही बात है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक H प्लस निकाल लिया, तो ये तो सही बात है, इनकरेक्ट पूछा अपने से, याद रखना। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, नहीं, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक होता है, ये गलत है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज 2.5, सही है। O2 इज 2, H2 माइनस का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 सही है। O2 2 माइनस में होता है 1, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbital, अभी मैंने आपको बताया था C2 के लिए, C2 के लिए अभी आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, ये रहा C2 का 2, इन सब दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है, तो डीजेनरेट है, उसी में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही बैठ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 degenerate pi molecular orbitals, तो सही बात है, तो आंसर क्या बना, बी। 43 among the following which one will have maximum lone pair electron repulsion, देखो जिसके पास ज्यादा लोन पेयर होगा वही तो ज्यादा रिपल्सन लगाएगा, सिंपल लॉजिक है। SF4 में 1 लोन पेयर, HCF2 में 3 लोन पेयर, ClF3 में 2 लोन पेयर, IF5 में 1 लोन पेयर, तो जिसके पास ज्यादा लोन पेयर उसके पास ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन, तो आंसर क्या बनेगा, बी, HCF2। 44 among the following the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost cell, NH3 में 8 है, AlCl3 में 6 है, BCl2 में 4 है, CCl4 में 8 है, PCl5 में 10 है। तो क्वेश्चन था कितने लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन कौन हो गया, 1 2 और 3, तो 3 आंसर बनना चाहिए, 1। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज 0। अच्छा चलो पहले हम जरा हम NH3 और NF3 के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब यहां देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन बॉन्ड्स का मोमेंट इस डायरेक्शन में है, और लोन पेयर हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो इसने सबका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है, ये कुछ म्यू नेट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा है, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और लोन पेयर इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जो लोन पेयर मोमेंट है, म्यू लोन पेयर जो है वो इस म्यू को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो म्यू लोन पेयर है और ये जो म्यू है, ये दोनों सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो सब एक डायरेक्शन में और यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। इसीलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 0, तो बिल्कुल गलत बात है कि जिसके पास एक लोन पेयर होगा उसके पास डाइपोल मोमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये गलत बात है, हमें ट्रू पहचानना है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, बिल्कुल सही बात है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज मोर देन NH3, ये गलत बात है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 0, ये भी गलत बात है, तो आंसर क्या बना, पी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉल्यूशन।
बाकी फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। क्लियर, थैंक यू, बाय बाय।